मेरे साथ इस वक्त हैं सुनील शर्मा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली से। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इशू पे कि रिलीजन और रीजन को नहीं जोड़ना, रिलीजन और मेरिट को नहीं जोड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, रिलीजन अपनी जगह होता है, लेकिन जब मेरिट है तो मेरिट को आप नहीं जोड़ सकते। आपको भी वो सीख देने की कोशिश करनी। बहुत ही अच्छी बात कही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने। मैंने कभी रिलीजन और मेरिट को कभी कंपेयर किया ही नहीं। मेरी अगर पूरी स्टेटमेंट आप सुने और देखें, मैंने कभी रिलीजन को बेस नहीं माना है मेरिट के सामने। इस पर मैं विस्तार से बोल सकता हूं, लेकिन एक बात का मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है। जो चीफ मिनिस्टर मेरिट की बात करते हैं, वो जरा मुझे समझाएं वो किस मेरिट से आए हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में, अपनी तंजीम में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके ये चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी हासिल की है। वो जो मेरिट की बात करते हैं, उनके पास भी कोई मेरिट नहीं है अब्दुल्ला परिवार के शहजादे होने के नाते। शहजादे साहब, आप अगर इस कुर्सी पे बैठे हैं तो मेरिट को तार तार करके बैठे। आप मेरिट की बात नहीं कर सकते। आपके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड्स नहीं है, आप मेरिट की बात करेंगे, क्योंकि मेरिट को साइड करके ही आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया अपनी तंजीम में। अगर आज भी मेरिट देखा जाए, आप इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। वहां पे मेरिटोरियस बहुत लोग हैं। ये मेरिट की बात आती है। जहां तक आप माता वैष्णो देवी श्राइन के कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा है, डिवोटीज का जो पैसा है, उस पैसे से जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, कहीं न कहीं उसी के विस्तार के लिए ये पैसा आता है। और देश में अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप जामिया इस्लामिया देखिए, जो यूनिवर्सिटी है, शायद 1920 में बनी है। अभी 2011 में उसको माइनॉरिटी का वो रिजर्वेशन का स्टेटस मिला है। आप ऐसे कई क्रिश्चियन जो सेंट ज़ेफियर शायद कॉलेज है मुंबई में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी एक कोटा रखा जाता है उन लोगों के लिए जो उसमें आस्था रखते हैं, उस बिलीफ में आस्था रखते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कल इस कॉलेज को जब आप चलाओगे, वहाँ पे अन्य वर्गों के लोग, अन्य धर्मों के जब लोग आते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना नजरिया है, पूजा पाठ का अपना नजरिया है, खान पान का अपना नजरिया है, रहने का, जीवन शैली का अपना नजरिया है। जब आप ऐसे धार्मिक स्थान पे एक क्लेश वाला माहौल देंगे, खान पान का, रहन सहन का, वहां तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। उस नॉर्मल लाइफ से हटके भी जब हम दूसरी चीजों पे आते हैं, तो कहीं न कहीं वहां क्लेश हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। जिस वजह से मैंने कहा कि इस स्थान में ये जो कॉलेज होना चाहिए, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों को ही वहां अलाउ करो, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह है, ये नॉर्मल नहीं है, आम नहीं है वहां पे। इसलिए मैंने कहा कि आस्था को केंद्रित रख के ही वहां पे हर चीज होनी चाहिए। लेकिन उमर साहब इसको रिलीजन और मेरिट के साथ जोड़ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की राजनीति करना चाहते हैं। बेसिकली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल कार्ड खेलना चाहते हैं या रीजन कार्ड खेलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम कार्ड से उनको फायदा होता है, जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर करके उनको फायदा होता है। हम पूरे भारत को एक इकाई मानते हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के इमोशंस, यहाँ के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी के साथ जो एक निष्ठा लोगों की है, डिवोटीज की है, और जो डिवोटीज वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई कोई कॉलेज खुले और अन्य वर्गों से वहाँ पे बच्चे पढ़े। नहीं, वो सनातन धर्म के विस्तार के लिए पैसा चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। अच्छा ये होता कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोई वेदास पे रिसर्च सेंटर खोला होता। अच्छा ये होता कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वहां पे आयुर्वेदा पे रिसर्च सेंटर खोला होता, तो लोगों को तसल्ली होती। जब आप यहाँ पे बात करते हो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स की, तो वहां पे आस्था का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। और मेरिट, जहां तक आप बात करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की, उनके इधर मेरिट नहीं चलता है।
उनके पास एक ही मेरिट है, वो अब्दुल्ला परिवार के शहजादे हैं, इसलिए वो वहां पे हैं। अगर वो मेरिट से आते तो वो शायद चीफ मिनिस्टर दूर की बात है, एक आम कार्यकर्ता की लाइन में भी अभी तक नहीं हुई। लेकिन आपने जो जवाब दिया है, आपने कोशिश की, आपने डिफेंस की बात करने की, लेकिन सवाल ये उठता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये सवाल उठाते हैं, चीफ मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि अगर इन बच्चों ने मेरिट में, वहां पे ओपन था एडमिशन प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, मेरिट में जो बच्चे आए हैं तो हॉस्पिटल भी वहाँ पे है, वहाँ मुस्लिम पेशेंट भी दाखिल होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर कश्मीर में कोई पेशेंट हिंदू है तो क्या उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर कोई वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। मेरिट जहाँ पे है तो मेरिट को आप क्यों अंडरस्टिमेट करते हैं? और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी जगह पे किसी रिलीजन को देखकर मेरिट जिस होल्डर को डिनाई करेंगे क्योंकि उसका रिलीजन एक है, वाई है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोई आस्था की बात नहीं कही, मैंने एस्कॉम्स कॉलेज में कोई आस्था की बात नहीं कही। मैंने कहा राजौरी मेडिकल कॉलेज हो, कठुआ मेडिकल कॉलेज हो, डोडा मेडिकल कॉलेज हो, वहां पे मैंने कोई ही आस्था की बात नहीं कही। क्या इस बात को आप रूल आउट करते हो कि माता वैष्णो देवी एक विशेष स्थान नहीं है? करोड़ों देशवासी जहां पे श्रद्धा रखते हैं, इस बात को आप रूल आउट कर सकते हो? माता वैष्णो देवी का स्थान कोई नॉर्मल स्थान है क्या, जहां पे 1 करोड़ लोग वहां पे दर्शन के लिए आते हैं? इस जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है, और यहां पे नंगे पांव भूखे पेट लोग वहां पे दर्शन के लिए आते हैं, और इस सेंटीमेंट को, इस इमोशंस को आपके लिए जगह, लेकिन वो कहते हैं कि मुस्लिम भी आते हैं दर्शन के लिए, उसमें मैं हिंदू नहीं आते। जो व्यक्ति माता वैष्णो देवी पे आस्था रखता है, जो माता वैष्णो देवी पे श्रद्धा निष्ठा रखता है, मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को वहां पे स्थान मिले माता वैष्णो देवी के लिए। हाँ, कल जब वहां पे बच्चा जाएगा, क्या उसकी अपनी जीवन पद्धति नहीं है? क्या उसका अपने पूजा पद्धति नहीं है? कल जब वो दूसरे धर्म की पूजा पद्धति वहां करेगा, खान पान उनका किस प्रकार का है, रहन सहन किस प्रकार का है, पूजा पद्धति किस प्रकार की, क्लेश नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जहां पे आप माता वैष्णो देवी का स्थान है, वहां पे सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। जब आप दूसरे धर्म को भी वहां पे अलाउ करेंगे तो ये तो अंडरस्टूड है वहां पे क्लेश होना है। तो आप इमोशन सेंटिमेंट्स को कहीं जगह नहीं देते हैं क्या? ऐसी कौन सी बात है? हमने एक आस्था और श्रद्धा की बात कही है। रिलीजन तो है अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमने कहीं जम्मू में कोई क्वेश्चन तो नहीं उठाया मेडिकल कॉलेज के लिए, हमने रजौरी पूंछ के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए क्वेश्चन नहीं उठाया, हमने एस्कॉम्स में क्वेश्चन नहीं उठाया। माता वैष्णो देवी का, समीर जी, एक विशेष स्थान है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से लोग वहां पे आते हैं श्रद्धा के नाते, आस्था के नाते, निष्ठा के नाते, और आप कहेंगे कि नहीं, इसका कोई स्थान ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं है। आपकी श्रद्धा है, हमारी नहीं है क्या? कल मेरे इमोशंस से, मेरे सेंटीमेंट से, मेरे बिलीफ पर, तो आप कहेंगे नहीं, इसका कोई स्थान ही नहीं। लेकिन आप जिन्होंने मेरिट लिया है, मेरिट में वो तो उनको आप उनका कोई महत्व नहीं है, मेरिट को आप अंडरस्टैंड आस्था का कोई महत्व नहीं, आपके यहाँ आस्था का कोई महत्व नहीं, श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है महत्व कोई क्या? हमने 498 साल अयोध्या के लिए लड़ा, आस्था थी ना, तभी जाके लड़ा। फिर हम भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के लिए लड़ रहे हैं, आस्था है ना। माता वैष्णो देवी का एक पूरे दुनिया में विशेष स्थान है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई ये छोटी बात नहीं है। माता वैष्णो देवी का स्थान हमारे लिए मैं कहता हूं कि सर्वोच्च स्थान है। वहां की श्रद्धा, वहां की निष्ठा, वहां के इमोशंस, वहां के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को। गवर्नमेंट ये कहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि आप चीप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप नीचे स्तर की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको फ्लड के लिए आपने पैकेज नहीं लाया, आप ला नहीं पाए, आपके जो एमएलए हैं वो ग्राउंड पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को हिंदू मुस्लिम करके ही अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो जरा अपने एमएलएज को देखें, चीफ मिनिस्टर को खुद देखें। जो बात करते हैं पावर डिपार्टमेंट की, है तो वो सिर्फ टूरिज्म के मिनिस्टर, टूरिस्ट के अलावा वो कुछ काम नहीं करते हैं। वो हम पे आरोप लगाते हैं। किस एमएलए को आपने देखा कि वो चुप बैठा हुआ है? वरना उनके अपने एमएलए देखें जरा, वो तो एमएलए चीफ मिनिस्टर को सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं। मैंने कहा माता वैष्णो देवी का स्थान है और है। अगर आपको कोई शक है तो आप मुझे बताइए, माता वैष्णो देवी के स्थान में कोई श्रद्धा की किसी को कमी है? श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, और वहां पे बोलेंगे आप कोई भी पूजा पद्धति चलेगी, ऐसा थोड़ी होगा जी, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है जो कल सीएम साहब से भी मैंने पूछा था, वो था जो एक नोशन चल रहा था कि
पीडीडी में इलेक्ट्रिसिटी हाइक होगा, 20% हाइक होगा, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है, सरासर उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। सीएम साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा, या तो उनकी यादाश्त कम है, वैसे झूठ बोलने में सीएम साहब अव्वल नंबर पे हैं, झूठ बोलने की आदत है, लेकिन इस वाले इशू पे मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रहे, यादाश्त कम है। जनवरी 2025 में एक प्रपोजल, एक पेटिशन फाइल की गई है रेगुलेटरी कमीशन के सामने केपीडीसीएल द्वारा कि पावर टैरिफ को हाइक किया जाए 20%। तो क्या ये पावर डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं केपीडीसीएल? क्या 2025 जनवरी से लेके अभी तक बीइंग पावर मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की नॉलेज में नहीं है? ये तो मैं अजीब तमाशा देख रहा हूं। मैं भी मिनिस्टर रहा हूं, पावर का भी रहा हूं। कुछ भी चीज 20% बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मिनिस्टर की नॉलेज के बगैर कैसे पिटीशन हुआ है फिर रेगुलेटरी कमीशन में? मुझे लगता है ये सीएम साहब जो अपने आप को पावर मिनिस्टर कहते हैं, इनको सिर्फ टूरिज्म मिनिस्टर रहना चाहिए, उसमें ये बड़ा खुश रहते हैं। फ्रांस और जापान की बातें करके, कोचीन और अहमदाबाद की बातें करके, इनको गरीबों को 20% बढ़ाने की पिटीशन जो जनवरी 2025 में फाइल हुआ है रेगुलेटरी कमीशन के सामने, मैं चैलेंज करता हूं, अगर जनवरी 2025 में नहीं हुआ हो तो मैं जवाब दूंगा। अगर इनके डिपार्टमेंट में प्रपोजल लॉन्च हुआ तो क्या मिनिस्टर की नॉलेज में नहीं है? रेगुलेटरी कमीशन के सामने पिटीशन चली गई है, कल परसों उसको अप्रूव भी करा लेते। अब हमने चैलेंज किया कि होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे भी नहीं। हम सड़कों पे आए, अब ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं। वाह रे वाह, वाह चीफ मिनिस्टर साहब, धन्य हो आप। आपको तो बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, जिसको अपना डिपार्टमेंट का नहीं पता। 1 साल पहले पिटीशन फाइल हुआ है टैरिफ बढ़ाने का, वो पावर मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं। वाह क्या बात है, धन्य हो आप। सुनील जी, एक और चीज जो कंट्रोवर्सी उठी है वो है रिजर्वेशन के इशू पे, और अगर रोहला ने कल सीएम को टारगेट किया है, कहा है कि उन्होंने माता वैष्णो देवी का भी हवाला दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि रिजर्वेशन इशू पे आप रिपोर्ट को सार्वजनिक कर नहीं रहे हैं। अगर ये रिजर्वेशन का इशू है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी उसको लिंक कर रही है माता वैष्णो देवी के साथ, वो लिंक करने की कोशिश कर रहे थे अग्रवाल? नहीं, रिजर्वेशन अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये इशू फिर मैं बताऊंगा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित जो मेडिकल कॉलेज फर्स्ट बैच आया है, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग ज्यादा आए हैं, कहीं न कहीं ये आक्रोश और विरोध है जनमानस में, भावनाएं भड़की हैं। उन भावनाओं को सेटल किया जाना चाहिए, सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, वो एक चीज है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, वो रिजर्वेशन अलग चीज है। वो उनके कला और इन फाइटिंग, क्योंकि उसमें भी तो है मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन की बात उसमें की जा रही है कि जो रिजर्वेशन है उसको जो है रैशनलाइज करने की बात है, और मेरिट में जो कश्मीर में ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इशू है ना सर। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, उनके एमपी और उनके चीफ मिनिस्टर के बिटवीन जो लड़ाई है वो इशू है। वो जरा स्पष्ट करें ना, उमर अब्दुल्ला साहब स्पष्ट करें वो किस रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट किस रिजर्वेशन की बात करते हैं। हमने तो कहा है जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो पीड़ित समाज है, वर्ग है, उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बाकी वो सरकार में, वो किस रिजर्वेशन की बात करते हैं, किस रिजर्वेशन को वो कर्टेल करना चाहते हैं, किसको इंक्रीज करना चाहते हैं, वो वाजा करें। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा स्टेटहुड के इशू पे। स्टेटहुड के इशू पे डिप्टी सीएम ने आपसे ये सवाल पूछा है, और उन्होंने कहा कि आपसे ये सवाल पूछूं कि आप क्यों नहीं स्टेटहुड रेस्टोर करवाने में मदद देते हैं? अगर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, कल अगर आप भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपके भी यहाँ पे ये तो माहौल उस टाइम भी ऐसे रहेगा। फिर आज उनको सहना पड़ रहा, आज उनको ये चीजें कल आपको भी करना पड़ेगा, तो आप इस चीज को हेल्प क्यों नहीं एक तरह से उनको करते हैं ताकि ये स्टेटहुड वापस? वो बोलें कौन सी हेल्प करनी है, उन्होंने तो हमें नहीं बताया कौन सी हेल्प करनी है। बाकी स्टेटहुड का मुद्दा, एजेंडा हमारा है, ये 5 अगस्त का एजेंडा है। 5 अगस्त हमने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर के लोगों को बोल दीजिए, जो भी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का व्यक्ति रहता है जो कहता है कि 370 और 35 से चाहिए, उनको बता दीजिए सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा। इसलिए जो स्टेटहुड चलाना ये हमारा एजेंडा है, स्टेटहुड हम देंगे। उनका एजेंडा तो कुछ और था, वो अपने एजेंडे से क्यों भटक गए? 370 चलाते थे, वो 35 से चलाते थे। हमने तब भी कहा स्टेटहुड, हम आज भी कहते हैं स्टेटहुड। ये 5 अगस्त का ये आउटकम यही है स्टेटहुड। सबके लोगों को दिमाग में बिठा दो, स्टेटहुड ही मिलेगा। तो ये तो मिलेगा, ये तो हम करेंगे। कब तक? यही तो सवाल वो पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि आप सिर्फ बोलते हैं कल होगा, परसों होगा, कब तक? मैं कहता हूँ वो अपने एजेंडे से भटक रहे हैं, ये अलग बात है। कब तक एजेंडा है? कब तक आपका ये एजेंडा कब तक?
मैं कोई पार्लियामेंट नहीं हूं, मैं कोई भारत सरकार नहीं हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एक विपक्ष का नेता हूं, वो भी जम्मू कश्मीर का। मैं डेट थोड़ी दे सकता हूं जी, मैं डिमांड कर सकता हूं। क्योंकि देखिए सुनील जी, जब हम आपसे बात करते हैं, जब लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो ये भी कहते हैं कि स्टेटहुड इम्पोर्टेंट है, एक ड्यूअल पॉलिसी जो है, ड्यूअल पावर सिस्टम, वो गलत है, बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, और उसमें वो आपसे भी कहते हैं कि आप अपना एक रोल निभाइए, और ये एक्सपेक्टेशन जो सरकार से स्टेटहुड की डिमांड कोई नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर सरकार से। सब लोगों को पता है बीजेपी ने करना है, बीजेपी का एजेंडा है। जो सरकार से वो मांग रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बोले ना कि मिनिस्टर किस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक से मिलने गए, गरीबों के साथ मिलने गए। स्कैंडल्स तो आगे सामने, लेकिन आउटरीच का कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया। अखबारों पे टेंडर्स की जो स्कैम आया वो तो सामने आ गया। लोगों के लिए जो काम करना वो बताएं मुझे जरा, वो कितना किया? तो वो करे ना। वो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की सरकार से कोई नहीं मांग रहा है। आप जरा आजमा के देखिए, सबको पता है। इन्होंने यूटी में चुनाव लड़ा है, इन्होंने बिजली फ्री की बात कही थी, इन्होंने सिलेंडर फ्री की बात कही थी, इन्होंने 1 लाख नौकरियों की बात कही थी। ये एक्सपेक्टेशन इस सरकार से कर रहे हैं। स्टेटहुड की एक्सपेक्टेशन भारत सरकार से लोग कर रहे हैं, तो भारत सरकार वो करेगी। जो इनने करना है वो ये करे ना। ये क्यों भाग रहे हैं? स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड, क्या है स्टेटहुड? तुमसे कौन मांग रहा है स्टेटहुड? कौन हो आप स्टेटहुड देने वाले? आप बैठो चुप करके। आपने सिलेंडर देने दे दो ना, आपने बिजली देनी है दे दो ना। स्टेटहुड आपसे कोई नहीं मांग रहा है। स्टेटहुड भारत के प्रधानमंत्री से लोग मांग रहे हैं, और सबको विश्वास है भारत के प्रधानमंत्री देंगे। आप हमारे एजेंडे को चुरा के लेना चाहते हो। स्टेटहुड अपना एजेंडा लागू करो, जो आपने बात कही थी वो एजेंडा लागू करके आप राजी नहीं हो। आपके एमएलए भाग रहे हैं, आपके एमपी भाग रहे हैं, आपको बडगाम के लोगों ने जवाब दे दिया और चले वो स्टेटहुड ढूंढने। अपना तो कुछ पता नहीं। बडगाम से भी समझ नहीं आई क्या आपको? अगर ये आपका स्टेटहुड का एजेंडा बडगाम के लोगों को समझ आता, आपको जिताते। आपको बता दिया ये आपका एजेंडा नहीं है, भाजपा का एजेंडा है। आप तो बड़ा खुश हो रहे हैं बड़गाम में वो हार गए। आप भी तो कुछ कमाल नहीं कर पाए। हमने 3000 वोट लिए पहली बार। बड़े खुश हो गए। आपको कम लगते हैं ये वोट? क्या खुश हो गए? ये ऑर्गेनिक वोट है सर। कहते हैं कि पीडीपी को सपोर्ट कर रहे थे अब। हमें क्या जरूरत है पीडीपी को सपोर्ट करने की? पीडीपी को सपोर्ट करते हम 3000 वोट क्यों लेते? फिर हमें क्या आवश्यकता है? पीडीपी भी इन्हीं की एक ब्रांच है। जब जब जरूरत पड़ती है इनको पीडीपी की, तब राज्यसभा में इकट्ठे होते हैं। नहीं देखा आपने सपोर्ट आपस में? गुपकार के टाइम नहीं देखा आपने? उस वक्त भी जब एक ही थे ये। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? न्यूज़ 18 की बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।